आज की इस क्लास को कंप्लीट करने के बाद आप क्या क्या सीख चुके होंगे देखते हैं। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ये क्या होती हैं? बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आएंगी आज की क्लास में, बहुत ध्यान से पढ़िए। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हम डिस्कस करेंगे। फैक्टर इनकम टू अब्रॉड ये दोनों बातें हम डिस्कस करेंगे कि फ्रॉम और टू में क्या डिफरेंस है। फॉर्मूला ऑफ डोमेस्टिक इनकम इसको भी हम डिस्कस करेंगे। फॉर्मूला ऑफ नेशनल इनकम है ना, तो हम लोग डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम का जिक्र पहले कर चुके हैं, इनके फॉर्मूलेस को हम आज डिस्कस करेंगे। NFIFA वर्सेस NFITA, इन टर्म्स को देखकर आप कंफ्यूज ना हो, आपके जानने के लिए बहुत ज़रूरी है और ये बहुत आसान भी है। बुक्स में केवल NFIA को डिस्कस किया हुआ है, इस तरह से नहीं बताया, जिसके कारण स्टूडेंट्स बहुत गलतियां करते हैं। आज की क्लास में हम सीखेंगे कि उन मिस्टेक्स से कैसे बचें उस एक टर्म को इस दो तरीके से समझने के बाद। ठीक है, स्पेशल शॉर्टकट हम आपके सिखाएंगे कि N प्लस का मीनिंग क्या होता है। इसके जानने के बाद भी आप नेशनल इनकम की कंप्यूटेशन में होने वाले एरर्स को दूर कर लेंगे। हाउ टू नॉट गेट कंफ्यूज, ये कुछ भी पॉइंट्स आएंगे कि एग्जामिनर आपको किस तरह से एक स्टेटमेंट को अलग अलग तरीके से घुमा के पूछते हैं, तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो आज ये क्लास देखने के बाद ये वाला पॉइंट आएगा लास्ट में, इसको देखने के बाद आपको वो वाला कंफ्यूजन हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। वेलकम टू एजी ग्रोथ विद सुधीर मित्तल। आज की क्लास में हम क्लास 12 में इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर 2, जिसका नाम है बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, आज का टॉपिक नंबर 2.7। इससे पहले हम स्टार्ट करें इस चैप्टर की लिस्ट ऑफ टॉपिक्स, इस तरह से हम 2.6 तक हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। जिन्होंने ये क्लास पहली बार देख रहे हैं इस चैनल पर, वो इस क्लास को यहाँ पे इस वाली वीडियो को पॉज करें और इनके नेम्स को पढ़ लें जरा एक बार। जिस भी टॉपिक में उनको लगे कि उनकी प्रिपरेशन अधूरी है, तो इन सभी टॉपिक्स के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, आप वहाँ पर जाकर डायरेक्टली उस वीडियो पर जंप कर सकते हैं अगर चाहें तो। इससे आपको सर्च नहीं करना पड़ेगा, आपका टाइम सेव होगा। ठीक है, आज जो हम पढ़ेंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यानी कि NFIA या NFIFA, तो हम इसको भी डिस्कस करेंगे कि दोनों में क्या फ़र्क है, क्या इसका मीनिंग है। और इसके बाद इस चैप्टर की एग्जाम सीरीज आएगी, जिसमें हम लोगों ने एक बहुत अच्छी क्वालिटी के काफ़ी सारे क्वेश्चन सेलेक्ट करके आपको दिए हुए हैं, जिनको प्रैक्टिस करके आप इस चैप्टर को पूरा देखने के बाद अपनी प्रैक्टिस को में मास्टरी कर सकते हैं कि आप उन क्वेश्चंस में और ज़्यादा एक्सपर्ट बन जाएं। ठीक है, अगेन कि इन सभी के लिंक्स, इन सभी टॉपिक्स के लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। आप किसी भी वीडियो को अपनी इच्छा के अनुसार क्लिक करके स्टार्ट कर सकते हैं। और आई वुड रिकमेंड कि आप उन वीडियोस को जो भी आप देखें 1.25x या 1.5x पर भी देख सकते हैं। इससे आपका टाइम भी सेव होता है और आपकी लर्निंग भी हार्म नहीं होती। इससे ज़्यादा स्पीड करने पे आई डाउट कि वहाँ पर लर्निंग आपकी ना ठीक से नहीं हो पाएगी, तो ज़्यादा स्पीड में भी ना करें, 1.5 तक ठीक है। आज का टॉपिक NFIFA या NFIA हम शुरू करते हैं इस तरह से। देखिए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, विदेशों से आने वाली नेट फैक्टर इनकम, है ना। सिर्फ फैक्टर इनकम नहीं बोल रहे हम क्या बोल रहे हैं? नेट फैक्टर इनकम। देखते हैं क्या होती है। इसको हम शॉर्ट में NFIA, और हमारी क्लास में मेरे से जो पढ़ाया जाएगा आज, उसमें मैं इस वाली टर्म को NFIA को, जैसा कि आपके बुक्स में मेंशन्ड है, बजाय NFIA बोलने के उसको मैं NFIFA बोलना चाहूँगा, क्योंकि इससे ना एक तरह का जो कन्फ्यूज़न होता है, जो मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल्स को सोल्व करते हुए, उससे आप बच जाएंगे। तो इसको हम NFIA या NFIFA बोलेंगे, तो एक ही बात है अभी के लिए। ठीक है, वाई एंड हाउ ऑफ NFIFA, फुल फॉर्म तो आपको पता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इस F लेटर को हमने अलग से येलो कलर में मेंशन किया हुआ है, तो इसका मतलब यह है कि कुछ यहाँ पे खास बात है। क्या खास बात है? कि ये NFIFA भी हो सकता है और NFITA भी हो सकता है। इन डिटेल, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड भी हो सकता है और नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड भी हो सकता है। दोनों अपोजिट बातें हैं, डिस्कस करेंगे हम। इन दोनों बातों के ट्रीटमेंट भी आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में अलग अलग होते हैं, इसलिए इन दोनों का डिफरेंस हमको समझना बड़ा ज़रूरी है। In macro 2.5 topic, we have talked about domestic income and national income. उस टॉपिक में हम लोग ये डिस्कस कर चुके हैं। ऊपर बटन आ रहा है, आप उस पर क्लिक करके चाहें तो इस टॉपिक को भी अपने आने वाली वीडियोस के लिए रख सकते हैं, जिसको आप देखें। नाउ लेट अस अनकवर द कंसेप्ट।
उस वाले टॉपिक में हमने थोड़ा शॉर्ट में बात किया था, आज थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे कि डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम में क्या फ़र्क होता है। आपको ये क्लास पढ़ के बड़ा मज़ा आएगा आज, क्योंकि जिस तरह से हम आपको बताएंगे ना उस तरह से काफ़ी कम टीचर्स ने बताया हुआ है, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। तो उसको आप अगर ध्यान से देखेंगे ना आज की वीडियो को, तो आपको मतलब इंटरेस्ट भी आएगा और आपको ये भी लगेगा कि यार वास्तव में कितना कॉम्प्लिकेटेड होता है किसी कंट्री की डोमेस्टिक इनकम या नेशनल इनकम निकालना, और हमारे को सिलेबस में कितनी इजीली बताया गया है कि ये चीज़ों को कैसे हम ट्रीट करें। देखिए, ये हमने एक बॉक्स बनाया, इस बॉक्स के अंदर हमने अपने देश का मैप ड्रॉ किया। ओके, तो हमने इससे पिछली वाली क्लास में डिस्कस किया था कि डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है ना। उस डोमेस्टिक टेरिटरी के कई सारे कॉम्प्लिकेशंस थे, और पहली जो उसमें पॉइंट आता था वो ये था कि जो इंडिया का मैप है, जिस मैप के अंदर जितना एरिया आया दैट इज एंटायरली अवर डोमेस्टिक टेरिटरी। साथ में और भी चीज़ें थी, तो उन सबको मिला के आप ये मान लीजिए कि जो अभी आप एरिया इस मैप के अंदर दिख रहे हैं वो सारा हमारा डोमेस्टिक टेरिटरी है। आपको डिटेल जाननी है तो उस क्लास में जाइए, और आपको वहाँ पर फिर आपको डोमेस्टिक टेरिटरी की प्रॉपर डेफिनेशन और एक्सप्लेनेशन मिलेगी, जिसको आप देख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से ये हो गया हमारा डोमेस्टिक टेरिटरी। अब हमने इसमें कुछ लिखा, क्या लिखा देखिए, इनकम अर्न विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। इंडिया की एरिया में जितना भी इनकम अर्न किया गया, ठीक है, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है डोमेस्टिक इनकम। इसको हमने नाम दिया ए। अब समझिए इस बात को कि हमारे इंडिया की टेरिटरी में दो तरह के लोग रहते हैं, जो हमारे रेजिडेंट हैं, नॉर्मल रेजिडेंट हैं, और जो हमारे नॉर्मल रेजिडेंट ना होकर के किसी और देश के नॉर्मल रेजिडेंट हैं, लेकिन उन्होंने इंडिया से पैसा कमाया। तो जब हम डोमेस्टिक इनकम की बात करते हैं तो उसका मीनिंग बड़ा सिंपल होता है कि हमारी टेरिटरी में अर्न किया हुआ इनकम, चाहे वो कोई भी करे, हमारा नॉर्मल रेजिडेंट हो या ना हो, लेकिन हमारी टेरिटरी में अर्न किया ना इनकम को, दैट मीन्स वो सारी इनकम हमारी डोमेस्टिक इनकम कहलाएगी। हमारे एरिया में अर्न किया चाहे किसी ने भी किया, तो वो हमारी डोमेस्टिक इनकम कहलाएगी। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पे हमने एक हैश का साइन बनाया हुआ है इंडिया के साथ। तो हैश का मतलब क्या है, बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया एज वेल एज बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ फॉरेन कंट्रीज। चाहे हमारे कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट्स ने कमाया या फॉरेन कंट्रीज के नॉर्मल रेजिडेंट्स ने इंडिया में कमाया, कमाया तो इंडिया में है ना, तो वो हमारा सारा डोमेस्टिक इनकम है। ये क्या होती हैं चीज़ें, तो अभी बताते हैं आपको, थोड़ा सा वेट कीजिए। अब हमने ए पॉइंट डिस्कस करने के बाद बी पॉइंट को डिफाइन किया, वो क्या है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ये क्या होता है जी, इनकम अर्न इन फॉरेन कंट्रीज बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया। बहुत सारे लोग ऐसे हैं इंडिया के, है ना, जो कि फॉरेन से भी पैसा कमाते हैं, इंडिया में तो कमाते ही हैं, वो फॉरेन में जाकर के या फॉरेन में इन्वेस्टमेंट करके या विदेशों में वो अपनी कुछ प्रॉपर्टी खरीद के इस तरह से वो इनकम कमाते हैं। बताऊंगा मैं भी इसको भी आपको। तो अगर इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट्स हैं और इन्होंने विदेशों से पैसा कमाया है, तो ये पैसा वो अब बाहर से जो कमाया था विदेशों से, उस पैसे को इंडिया लेकर के आएंगे। ठीक है ना, इसके लिए हम लिखते हैं, देखिए इस तरह से, ताकि आपको याद रहे। ये पैसा जो इन्होंने यहां से यहां तक कमाया, इस पैसे को वो इंडिया लेकर के आएंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि उन्होंने बाहर से कमाया पैसा, तो बाहर का पैसा वो बाहर थोड़ी खर्च करेंगे, उनकी फैमिली यहाँ रहती है, वो खुद यहाँ पे रहते हैं, है ना। तो नॉर्मल रेजिडेंट की डेफिनेशन ही क्या थी, नॉर्मल रेजिडेंट्स की डेफिनेशन थी कि वो 1 साल से ज़्यादा इंडिया में रह रहा है, तो इसका मतलब वो रहता जब इंडिया में है तो खर्चा भी तो इंडिया में करेगा ना। तो उस पैसे को जो बाहर से कमाया है, उस पैसे को वो वहाँ से लेकर इंडिया आएगा, तो वो सारा पैसा जो बी पॉइंट का हमने लिखा, वो सारा पैसा इंडिया में आया। आगे देखते हैं। अब हमने यहाँ पे जो स्टार लगाया ना इनकम के साथ, उसका हमने यहाँ पे क्लैरिफिकेशन दिया। देखिए, ये फैक्टर इनकम कौन सी है, जो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हम जिसको बोल रहे हैं, क्या क्या आती है इसमें, 3 कंपोनेंट आते हैं। कौन कौन से, नंबर 1 कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज। पहले समझ लेते हैं, बाद में आगे बढ़ेंगे। कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज का क्या मतलब हुआ, यहाँ का बंदा है, यहाँ की कंपनी में काम करता है, इंडिया के ही नॉर्मल रेजिडेंट है, लेकिन कंपनी के कहने से वो, मान लीजिए कंपनी के, इंडियन कंपनी के जो अमेरिका में एक और ऑफिस है यूएस में, वहाँ पर कुछ दिनों के लिए गया। वहाँ पर जो गया तो वहाँ पर कुछ ने वहाँ पर इनकम जनरेट करी उस बंदे ने, तो उस बंदे की उस इनकम को हम बोलेंगे फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब उस जब वो बंदा इंडिया वापस आएगा तो अब उस पैसे को साथ में लेके आएगा, तो वो दैट मीन्स दैट इनकम इज कमिंग बैक टू इंडिया। इसका दूसरा कंपोनेंट क्या है,
ऐसे इनकम सेकंड टाइप की कौन सी होती है देखते हैं। रिटर्न्स फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। यहाँ का बंदा है, उसने कुछ प्रॉपर्टी खरीदी हुई है मान लीजिए यूके में या फ्रांस में, और उस प्रॉपर्टी को रेंट पे किया हुआ है। और वहाँ से जो रेंटल इनकम आएगी तो वो तो इंडिया में उस इनकम को लेके आएगा ना अपने ऊपर खर्चा करने के लिए। तो ये भी हमारी क्या हुई, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। बंदा नॉर्मल रेजिडेंट है, केवल उसने प्रॉपर्टी खरीदी हुई है बाहर के कंट्री में, वहाँ से उस प्रॉपर्टी से जो भी इनकम आएगी वो उस सारी इनकम को इंडिया में लेकर आएगा और वही यहाँ पर ही उसको खर्चा करेगा। तो इस तरह से ये भी हमारी फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हुई। इस एंटरप्रेन्योरशिप वर्ड का मीनिंग केवल इतना ही है कि जैसे वो रहता तो इंडिया में है, बिजनेस भी यहाँ पे करता है, पर साथ में उसने एक बिजनेस फॉरेन कंट्रीज में भी खोला हुआ है, तो वहां से उस बिजनेस से की जो इनकम आएगी उस पैसे को भी वो इंडिया वापस लेके आएगा, क्योंकि वो खर्चा तो यहाँ पे करता है। तो इसलिए वो वाली इनकम जो लेके आया उसको भी हम लोग फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ही कहेंगे। ठीक है। थर्ड कंपोनेंट क्या है जी, रिटेन्ड अर्निंग्स। इंडिया का बंदा है मान लीजिए, और उसने एक किसी फॉरेन कंट्री में अपना ऑफिस या कंपनी खोली हुई है, तो वहाँ के सारे खर्चे काटने के बाद जो प्रॉफिट बच गया, जिस प्रॉफिट को उन्होंने वहाँ पे इकट्ठा करते जा रहे हैं हर साल वो ना, तो कई साल का प्रॉफिट इकट्ठा होकर वो काफ़ी बड़ी अमाउंट हो गई, और उन्होंने उस वाली अमाउंट को यूज़ भी नहीं किया वहाँ पर फॉरेन कंट्री में, तो उसको हम बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग्स, जहाँ पे लिखा हुआ है हमने। तो उस रिटेन्ड अर्निंग को भी तो कभी ना कभी वो लेकर इंडिया वापस आएगा ना, उस पैसे को भी तो इंडिया में ही एंजॉय करना चाहेगा। क्यों? क्योंकि वो रहता है इंडिया में, नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया है। तो इस वाले तीनों चीज़ों को हम लोग, इन इनकम्स को हम लोग क्या बोलते हैं, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यानी कि फ्रॉम अब्रॉड, विदेश से इंडिया वो इनकम आ रही है। अगला पॉइंट देखते हैं, पॉइंट नंबर सी, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। अब यहाँ पे फ्रॉम और टू वाला डिफरेंस यहाँ पे आएगा। इनकम वर्ड का जो मीनिंग है, तो स्टार यहाँ पर भी है, स्टार यहाँ पर भी है, दोनों का सेम मीनिंग है इस तरह से। तो इस सेंस में भी आपको मैं समझाता हूँ कि यहाँ पर हम लोग इन तीनों को सी पॉइंट में कैसे जस्टिफाई करेंगे। देखिए, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, इसका मीनिंग है इनकम अर्न इन इंडिया बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ अदर कंट्री। नंबर 1 देखते हैं, कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज। यूएस की कंपनी में काम करने वाला कोई यूएस का बंदा है, और उसको उस कंपनी ने जो उसका एक और ऑफिस है इंडिया में वहाँ भेजा कुछ टाइम काम करने के लिए। तो इंडिया में जितने दिन वो काम करेगा और यहाँ पे जो वो कमाएगा पैसा, उसको वापस लेके वो यूएसए तो वापस जाएगा। तो दैट मीन्स वो पैसा कहाँ ट्रेवल किया, इंडिया से बाहर। दैट मीन्स ये पैसा इंडिया से बाहर चला गया, सी पॉइंट वाला। ये तो बात की हमने केवल कंपनसेशन का, 3 कंपोनेंट्स होते हैं ना, तो पहला कंपनसेशन का कंपोनेंट था वो हमने डिस्कस कर लिया। सेकंड कंपोनेंट है रिटर्न्स फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। मान लीजिए बिल गेट्स यूएस में रहने वाले हैं और उन्होंने इंडिया में कोई बहुत बड़ा ऑफिस या बिल्डिंग खरीदी हुई है और उसको रेंट पे उन्होंने किया हुआ है। तो इस पैसे को जो उन्होंने उस बिल्डिंग से जो कमाया, उस प्रॉपर्टी से जो पैसा कमाया, उस पैसे को फाइनली कहाँ लेके जाएंगे, अपने घर लेके जाएंगे ना खर्चा करने के लिए। तो उसको वो यूएस लेके जाएंगे। दैट मीन्स उस पैसे ने वापस इंडिया से यूएस ट्रेवल किया, तो वो टू अब्रॉड हो गया। फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, कमाया इंडिया में लेकिन वो उस पैसे को कहाँ ले गए, अब्रॉड ले गए, अपने कंट्री ले गए। थर्ड पॉइंट देखिए, थर्ड जो कंपोनेंट है इनकम का वो है रिटेन्ड अर्निंग्स। इसका मतलब क्या है, मान लीजिए जेफ बेजोस हैं अमेजोन के ओनर, उनका इंडिया में जो ये सारा, इंडिया में जो उन्होंने एक मान लीजिए कुछ एक और बिजनेस शुरू किया और उस बिजनेस में जितना प्रॉफिट कमाया वो पहले तो वापस नहीं ले गए थे यूएस, अब वहाँ पे इकट्ठा होकर के काफ़ी बड़ी अमाउंट होगी और अब उन्होंने उस अमाउंट को वापस यूएस ले गए। तो वो जो रिटेन्ड अर्निंग हुई, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स तो अब तक थे, अनयूज्ड प्रॉफिट जो थे, अब उनको लेकर के वो इंडिया से बाहर यूएस में उनको वापस ले गए। तो ये 3 कंपोनेंट हैं, ये तीनों कंपोनेंट आते भी हैं और जाते भी हैं। अगर इंडिया में आ रहे हैं तो वो पॉइंट बी में आएंगे, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अगर इंडिया से जा रहे हैं तो आएंगे फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, पॉइंट सी के अंडर। अब हमने अभी तक आपको बताया कि हमने 3 पॉइंट पढ़े, ए, बी और सी। तो डोमेस्टिक इनकम की बात तो हमने कर ली थी कि डोमेस्टिक इनकम इक्वल टू ए, वो क्या होती है हमने यहाँ पे लिख दिया, चाहे हमारे नॉर्मल रेजिडेंट हो चाहे ना हो, और इंडिया की टेरिटरी की विद इन या इनसाइड ही उन्होंने कमाया है, तो वो सारा पैसा हमारा डोमेस्टिक इनकम कहलाएगा। अब हमने अभी तक इस वाली स्लाइड में नेशनल इनकम की बात नहीं करी। इससे पहले हम लोग नेशनल इनकम की बात करें, पहले NFIFA समझ लेते हैं, है ना, क्योंकि नेशनल इनकम निकालने के लिए NFIFA भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो NFIFA क्या हुआ, B - C।
दैट मीन्स जो पैसा इंडिया आया था, मेरे आप कर्सर को फॉलो कीजिए, जो पैसा इंडिया आया था उसमें से हमने जो पैसा इंडिया से चला गया उसको लेस कर दिया, बी माइनस सी, वो हमारा आ गया नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है जी, ये क्या था, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब क्या हम पढ़ रहे हैं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। जो अब तक हमने नेट वर्ड डिस्कस नहीं किया था अब कर रहे हैं उसको। जो पहला वाला यहाँ पे एन लिखा हो ना, लेटर फर्स्ट लेटर एन, इसका मीनिंग क्या है, नेट। तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो अब हमने इसका मीनिंग आपको बताया, जितना पैसा इंडिया आया, हाँ, और जितना पैसा इंडिया से गया, इस सेंस में, इन तीनों कंपोनेंट्स की सेंस में, तो इनका डिफरेंस ही हमारा NFIFA या NFIA आपके सिलेबस के हिसाब से, आपकी बुक्स के हिसाब से वो एक ही बात है। मैं लिख देता हूं आपके लिए, आप NFIA लिखें या आप NFIFA लिखें, एक ही बात है। तो ये B माइनस सी आपको आई होप कि समझ में अच्छे से आ गया होगा। नहीं आया तो पॉज करके फिर से दोबारा से पढ़िए इस स्लाइड को, तो आपको आ जाएगा, पक्का आ जाएगा। अब हमने निकाला कि नेशनल इनकम कैसे निकालते हैं। तो नेशनल इनकम हमने कैसे निकाली, A प्लस बी माइनस सी। जो इंडिया में पैसा जितना कमाया था वो, जो इंडिया में पैसा बाहर से आया वो प्लस कर दिया, और जो इंडिया से पैसा चला गया वो माइनस कर दिया। तो जो बच गया वो क्या था, नेशनल इनकम। ठीक है, मतलब हमने डोमेस्टिक इनकम में से फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जो इंडिया में पैसा आया था उसको ऐड किया, और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, जो यहाँ से पैसा चला गया उसको हमने माइनस किया। तो जो बच गया वो क्या था, हमारा नेशनल इनकम। ये था जी नेशनल इनकम का फॉर्मूला निकालने के लिए। ठीक है, कि कैसे निकालते हैं इसको। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या, नेशनल इनकम इक्वल टू A प्लस NFIFA। क्यों, क्योंकि B माइनस सी इज इक्वल टू NFIFA था, इसलिए हमने यहाँ पे इस वाले कंपोनेंट को B माइनस सी को कंबाइन करके NFIFA लिख दिया। क्या बना, नेशनल इनकम इक्वल टू A प्लस NFIFA। अब इसको आप जो है याद करें, इस वाले फार्मूले को, और समझें इस बात को। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसी का हम यूज़ आने वाले चैप्टर्स में, आने वाले कैलकुलेशंस में करेंगे। नेशनल इनकम इज इक्वल टू डोमेस्टिक इनकम प्लस NFIFA। ये डोमेस्टिक इनकम मैंने एक ही जगह डोमेस्टिक इनकम क्यों बोला, क्योंकि ए का मतलब है ही डोमेस्टिक इनकम, हमने पहले से बोला हुआ है आपको। तो नेशनल इनकम इक्वल टू डोमेस्टिक इनकम प्लस NFIFA, ये एक स्टैंडर्ड फार्मूला है जिसको हम आने वाली स्लाइड्स में अच्छे से यूज करेंगे। कुछ बातें और आई, देखिए, इफ B ग्रेटर देन C, दैट मीन्स इन B ग्रेटर देन C, B इंडिया में आने वाला पैसा C इंडिया से जाने वाले पैसे से ज्यादा है, B ग्रेटर देन C है, तो क्या होगा, इसको हम लोग NFIFA बोलते हैं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है जी। और अगर ऐसा हो जाए कि B लेस देन C है, कि इंडिया में पैसा आया तो कम था लेकिन चला गया ज्यादा C के अंडर, तो उसको हम बोलेंगे NFITA, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। क्लियर है ना। तो यहाँ पे फ्रॉम और टू का मतलब यही है। देखिए आपको मैं बता देता हूँ छोटा सा एग्जांपल दे करके। मान लीजिए यहाँ पर इंडिया में आया 100 रुपीज़ इधर, और 50 रुपीज़ चला गया, तो ये बड़ा है ना। देखिए 100 इज ग्रेटर देन 50, तो इसको हम बोलेंगे NFIFA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। और अगर इसका उल्टा हो जाए, जैसे कि ये जो डबल एरो वाला है, इसको देखिए दोनों को, इंडिया में आया तो था 50 रुपीज़ लेकिन चला गया कितना, 100 रुपीज़, तो जाने वाली अमाउंट ज़्यादा है, तो हम जो नेट आएगा 100 माइनस 50, उसको हम बोलेंगे NFITA, यानी कि वो हमारा पैसा नेट में चला गया इंडिया से। तो ये दोनों का डिफरेंस हुआ NFIFA और NFITA का। और देखिए, इन इंडिया जनरली इट्स B ग्रेटर देन C। इंडिया के किसकी बात करें तो हमारे कंट्री में ज़्यादातर ऐसा होता है कि B ज़्यादा होता है और C कम होता है। यानी कि जब बाहर से पैसा आया, जो हमारे नॉर्मल रेजिडेंट्स ने बाहर के कंट्री में पैसा कमा के इंडिया भेजा, तो वो तो ज़्यादा होता है, और बाहर के विदेशियों ने, फॉरेनर्स ने इंडिया में कमाकर विदेशों में पैसा भेजा, वो कम होता है। तो इसलिए हमारा जो है वो ज़्यादातर हमारे इंडिया के केस में B ग्रेटर देन C होता है, और हम उसको NFIFA ही बोलते हैं, या शॉर्ट में NFIA बोल देते हैं। तो हमारे को पैसा नेट में इंडिया में पैसा आता है, जाता नहीं है, जनरली ऐसा होता है। कभी कभी एक्सेप्शन हो जाती है,
पर जनरली ऐसा होता है कि पैसा आता ज़्यादा है और जाता कम है। और देखते हैं, अगर जिन स्टूडेंट्स को ऐसा लगे कि पिछली वाले स्लाइड में थोड़ा कम समझ में आया, अगर ऐसा लगे आपको कि नहीं आया, तो इस स्लाइड में आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हमने बताया आपको इंडियन टेरिटरी। अब इंडियन टेरिटरी जो यहाँ पे ये वाला बॉक्स है जहाँ पे मेरा माउस फ्लो कर रहा है, इसको देखिए केवल आप। इसमें दो तरह के लोग काम कर रहे हैं। नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया लिविंग, वर्किंग एंड अर्निंग विद इन इंडियन टेरिटरी। हम जैसे आप जैसे लोग इंडियन हैं, इंडिया में रहते हैं, इंडिया में खर्चा करते हैं, सब कुछ काम इंडिया में हो रहा है, तो उसको हमने एक नाम दे दिया डब्लू। ठीक है, जो हम कमा रहे हैं सब लोग, क्या है हमारा, हमारी इनकम सारी मिला करके डब्लू। ओके, नेक्स्ट, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड earned by non-residents of India within India's domestic territory। इंडिया की टेरिटरी में जो प्रॉपर्टी थी या जो उनका कुछ थोड़े टाइम के लिए वो आए, या फिर यहाँ की कंपनीज में जो उनका रिटेन्ड अर्निंग्स था, ऐसे विदेशियों की जो इनकम थी, वो इनकम उन्होंने अपने कंट्री को वापस भेज दी। इंडिया में कमाया और भेज दिया अपने कंट्री में, तो है तो वो इंडिया की टेरिटरी में ना, तो वो हमारा इंडियन टेरिटरी में ही कहलाएगा। डब्लू और एक्स दोनों ही ये हमारे डोमेस्टिक इंडियन डोमेस्टिक इनकम ही कहलाएंगे। ठीक है, डब्लू और एक्स हमने लिखा भी हुआ है, डोमेस्टिक इनकम इक्वल टू डब्लू प्लस एक्स। तो विद इन इंडियन टेरिटरी है, नो मैटर किसने कमाया, जिसने भी कमाया वो अगर वो इंडियन टेरिटरी के अंदर अंदर है तो वो हमारा डोमेस्टिक इनकम कहलाता है, डब्लू प्लस एक्स। अब देखते हैं जी नेशनल इनकम की क्या है, तो आप इधर देखिए, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, इंडिया की टेरिटरी के अलावा जितना संसार बच गया, अब उसकी बात कर रहे हैं। क्या, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड अर्नड बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। जो हमारे कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट्स ने रेंट की इनकम बाहर से कमाई, या सैलरी वेजेस की इनकम बाहर से कमाई, या प्रॉफिट बाहर से कमाया, या रिटेन्ड अर्निंग्स को इंडिया में लेकर के आए, तो वो सारा हमारे लिए हो गया फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। शॉर्ट में हमने फीफा लिखा हुआ है, आप इस फीफा वर्ड को याद ना भी करें चलेगा। तो ये तो हो गया जी एक बात। दूसरा, फॉरेन कंट्रीज के लोगों ने अपने अपने देशों में जो कमाया है ना, उससे हमें कोई मतलब नहीं, हमने उसका नाम रख दिया जेड। ठीक है, तो हमारे लिए तीन चीजें इंपॉर्टेंट है, डब्लू, एक्स और वाई। ये जेड क्यों नहीं इंपॉर्टेंट है मैं फिर से बता रहा हूँ आपको। मान लीजिए यूएस में रहने वाले बंदे जो यूएस में ही रहते हैं, वहीं पे कमाते हैं, वहीं पे खर्चा करते हैं, तो उन सब की जो अर्निंग है, इनकम है, वो सब यूएस में काउंट होगी ना, हमारे को उससे कोई मतलब नहीं है। वी हैव नो कंसर्न विद दैट। तो इस सेंस में हमको जेड से कोई मतलब नहीं है। तो डोमेस्टिक इनकम तो मैंने आपको बताया, डब्लू प्लस एक्स। लेकिन जो नेशनल इनकम है वो क्या होगा, जो केवल केवल नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया ने कमाई, इंडिया के अंदर या इंडिया के बाहर। तो जो इंडिया के अंदर कमाई वो तो डब्लू था, और जो नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया, इन्होंने जो इंडिया के बाहर कमाया वो था वाई। तो नेशनल इनकम को हमने लिखा डब्लू प्लस वाई। इससे पिछली वाली स्लाइड में और इस स्लाइड में जो बातें चल रही हैं वो बिल्कुल सेम टू सेम है। केवल दो तरीके से समझाने वाली बात है। जिनको पहला वाला स्लाइड समझ में आ गया उनको ये वाला समझने में बड़ा मजा आ रहा होगा, क्योंकि अब उनको बातें कनेक्ट हो रही हैं। और जिनको पहला वाला समझ में नहीं आया उनको ये देख करके अब समझ में आना स्टार्ट हो गया होगा कि इंडियन टेरिटरी में चाहे कोई भी कमाए वो सब डोमेस्टिक इनकम होती है। अगर इंडियंस हैं तो हमने डब्ल्यू लिख दिया, नॉन इंडियंस हैं तो हमने एक्स लिख दिया। तो डब्ल्यू प्लस एक्स क्या हो गया हमारा, डोमेस्टिक इनकम। और अगर हम नेशनल इनकम निकालना चाहें तो उसमें एक कंडीशन होती है, हमने आपको 2.5 में बताया था क्या, कि वो नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए, चाहे वो इंडिया में कमाए चाहे वो इंडिया से बाहर कमाए। तो नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया ने जो इंडिया में कमाया वो तो डब्ल्यू था, और जो इंडिया से बाहर कमाया वो वाई था, इसलिए हमने डब्ल्यू और वाई को ऐड कर दिया, तो हमारा डब्ल्यू प्लस वाई नेशनल इनकम आ गया। तो ये यहाँ तक का जो है बहुत आसान है। आपको समझ में कम आया फिर से पॉज कीजिए, थोड़ा बैक कीजिए स्लाइड को, और आप वहाँ से फिर से वीडियो को देखिए। एक दो बार देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर से बता रहा हूँ, जेड को हम लोग कहीं भी काउंट नहीं करते, क्योंकि इतना बड़ा दुनिया है, इतना बड़ा संसार है, इसमें अलग अलग कंट्रीज में वहाँ के लोग क्या कमा रहे हैं क्या खर्चा कर रहे हैं उससे हमको कोई मतलब नहीं। हमको हमको केवल एक चीज़ से मतलब है, हमारी या तो डोमेस्टिक टेरिटरी हो या हमारा नॉर्मल रेजिडेंट हो, बस। अब देखिए वो बात हमने z के लिए यहाँ पे लिखी हुई है, z इक्वल टू वी हैव नथिंग टू डू विद z, हैंस इट इज इग्नोर्ड। वही बात आ गई। आगे पढ़ते हैं। जनरली इन इंडिया y इज ग्रेटर देन x, है ना, बताया था ना लास्ट वाली साइड में कि इंडिया में जो आने वाला पैसा है वो ज्यादा होता है जो इंडिया से जाने वाले पैसे से। दैट मीन्स y इज ग्रेटर देन x।
वी हैव मोर नॉर्मल रेजिडेंट्स अर्निंग इन फॉरेन टेरिटरीज देन नॉन रेजिडेंट्स अर्निंग इन इंडियन टेरिटरीज। क्या मतलब हुआ कि हमारे पास ऐसे लोग ज्यादा हैं जो हमारे लोग हैं, इंडियन रेजिडेंट्स हैं, और जो बाहर से पैसा कमा के इंडिया लाते हैं, और ऐसे लोग कम हैं जो बाहर के लोग हैं, बाहर के नॉर्मल रेजिडेंट्स हैं, और वो इंडिया में कमा के पैसा बाहर ले जाते हैं। ऐसे लोग कम हैं, ये हमने वहाँ पे बताया। यही बात हमने आपको इससे लास्ट वाली स्लाइड में भी डिस्कस किया था। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, NFIFA या NFIA, आप कुछ भी लिखें, y माइनस एक्स। जो हमने वहाँ पर किया था ना B-C, हमने यहाँ पे उसको उसी बात को y माइनस एक्स लिखा है। बात सेम है, खाली उनका जो नोटेशन है वो डिफरेंट है। पैसा जो आया y, पैसा जो गया वो x, y माइनस एक्स इज इक्वल टू नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब आपके क्वेश्चंस में मान लीजिए क्या होगा, इफ NFIFA गिवन इन द क्वेश्चन इज अ पॉजिटिव वैल्यू, है ना। अब क्वेश्चन में जो एग्जामिनर होता है वो बहुत तरह के ना कंफ्यूज क्रिएट करता है कभी कभी। अब वो क्या कहेगा, वो NFIA लिख देगा, और कभी तो उसको पॉजिटिव वैल्यू लिख देगा, कभी उसको नेगेटिव वैल्यू लिख देगा। अब इन दोनों के अपोजिट इंप्लीकेशंस हैं, तो वो समझाने की आपको शुरू कोशिश कर रहे हैं। ये पॉइंट और भी आएंगे बाद में, तो आप चिंता ना कीजिए, आप ध्यान से सुनिए। अगर समझ में नहीं आए तो अगली बार फिर आएगा, आप समझ जाएंगे। If NFIFA given in question is a positive value, it means we have more inflows and less outflows. अगर आपका NFIFA क्वेश्चन में जो दिया हुआ है आपको वो पॉजिटिव वैल्यू प्लस में है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि पैसा आया ज़्यादा है और गया इंडिया से कम है। अपोजिट है तो अगर वो नेगेटिव वैल्यू है तो क्या, इट मीन्स वी हैव मोर आउटफ्लोज एंड लेस इनफ्लोज। दैट मीन्स अगर वो नेगेटिव वैल्यू है तो पैसा गया ज़्यादा है और आया कम है। तो ये हमने आपको, ये आपको पता भी चल गया होगा अब तक जो हमने डिस्कस किया। आगे देखते हैं सिचुएशन 1। ये जो अब जो पार्ट आया बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस वाले पार्ट को ना आप बहुत ध्यान से सुने। दो तरह की सिचुएशन होंगी आपके क्वेश्चंस में, तो उन क्वेश्चंस में कैसे फॉर्मूला को समझना है वो हम बता रहे हैं। इसी स्लाइड के बिल्कुल एंड में हम आपको एक ट्रिक बताएंगे बहुत अच्छी, उसको आप मिस ना करें जरा भी। देखिए, when domestic income and NFIA are already given in the question, आपको डोमेस्टिक इनकम दी हुई है और NFIFA भी दिया हुआ है, एंड वी हैव टू कैलकुलेट नेशनल इनकम। तो आपको नेशनल इनकम निकालनी है, तो कैसे निकालोगे आप, ये फॉर्मूला को यूज करके। क्या, नेशनल इनकम इक्वल टू डोमेस्टिक इनकम प्लस NFIFA। आप डोमेस्टिक इनकम में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस कर दोगे तो आपका नेशनल इनकम निकल आएगा। ठीक है। अच्छा, दूसरा सिचुएशन देखिए, सिचुएशन 2, व्हेन नेशनल इनकम इज गिवन एज वेल एज NFIFA इज गिवन। तो क्या करोगे आप, अगर आपको डोमेस्टिक इनकम निकालना है तो कैसे निकालोगे, डोमेस्टिक इनकम इक्वल टू नेशनल इनकम माइनस NFIFA। मतलब इसी वाले पुराने वाले फॉर्मूले को हमने मैथमेटिकली प्रोसेस करके डोमेस्टिक इनकम की वैल्यू निकाल दी। अब आपको इन दोनों फॉर्मूलेज में, ये जो सिचुएशन 1 और 2 में हमने लिखा हुआ है, ये दोनों फॉर्मूलेज में कौन कौन से, इन दोनों फॉर्मूलेज में आपको कंफ्यूजन होगा क्या किस में प्लस था और किस में माइनस था। ये कंफ्यूजन आपका होगा, सबको होता है। तो इसके लिए एक शॉर्टकट है जो अब आपको बता रहा हूँ। क्या, ये जो लाइन है ना, इसको तो आप कर दो इग्नोर, ये तो अब मैं काट ही देता हूँ, आपके किसी काम की नहीं है। चलो काटता नहीं हूँ, इसका भी मीनिंग है बताऊंगा आपके बाद में, पर शॉर्टकट क्या है, आप केवल इतना याद कर लो जी, n इज इक्वल टू प्लस। क्या मतलब हुआ, देखो इस वाली बात को आप याद कर लो, n इक्वल टू प्लस। अगर नेशनल निकालना है तो प्लस करना है। जो वर्डिंग में बोल रहा हूँ ना, इसी वर्डिंग में आप याद कीजिए, अगर नेशनल इनकम निकालनी है तो प्लस करना है बस। देखो ऊपर देखो, अब नेशनल इनकम निकाला ना, यहाँ पे हमने अगर नेशनल इनकम निकालनी है तो जो भी दिया हुआ है उसमें NFIFA आपको प्लस करना है। एक बात को याद करके, अब दूसरी बात तो उसकी अपोजिट ही है, आपको याद ही हो जानी चाहिए कि अगर n का मतलब प्लस है तो d का मतलब क्या हुआ, माइनस हुआ। नेशनल का मतलब प्लस है तो डोमेस्टिक का मतलब क्या हुआ, माइनस हुआ। अगर आपको डोमेस्टिक निकालना है, सेकंड फॉर्मूले में देखिए, डोमेस्टिक इनकम इक्वल टू नेशनल इनकम माइनस NFIFA। आया समझ में आपको, केवल आप n इक्वल टू प्लस याद कर लो कि अगर इक्वल टू से पहले अगर नेशनल है या n है, n का मतलब नेशनल, अगर इक्वल टू से पहले आपका नेशनल है यानी कि नेशनल आपको निकालना है, नेशनल इनकम आपको निकालनी है, तो आप डोमेस्टिक इनकम प्लस करोगे NFIFA को। इसका जस्ट अपोजिट कर दो, अगर डोमेस्टिक निकालनी है तो आप NFIFA को माइनस करोगे। इतना सा आप याद कर लो। ये जो शॉर्टकट है ना n इक्वल टू प्लस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा आपका हेल्प करेगा, वरना आप
ऐसे सोचोगे ना कि किस में क्या था जी, एग्जाम में बैठ के सोचोगे कि यार किस में क्या था, क्या होता है, प्लस होता है कि माइनस होता है, उतना समय नहीं होता, उतना टाइम भी उतना मतलब आपके पास माइंड स्पेस ही नहीं होता है उन 3 घंटे में कि आप इतना सब सोच पाओ कि मैंने क्या पढ़ाया था, आपने क्या समझा था, आपने नोट्स में क्या लिखा था, वगैरह वगैरह। नहीं नहीं, इस शॉर्टकट को याद करो, ये वाले को, एन इज इक्वल टू प्लस, नेशनल निकालना है तो एन एफ आई एफ ए प्लस करना है बस, और डोमेस्टिक निकालना है तो इसका अपोजिट दैट मीन्स माइनस करना है, खत्म बात। ये वाला ट्रिक आपको बहुत हेल्प करेगा। अब हम देख रहे हैं कुछ चार छोटी छोटी सी बातें जो कि अक्सर एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करता है, उसको देख लेते हैं हम लोग कि आप लोग कंफ्यूज कभी भी ना हो, वो हम कैसे बचें। देखिए, सिनेरियो 1 में आपको दिया हुआ है कि फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है 500 रुपये, और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड है 100 रुपये। ठीक है, तो आपको सर ये तो आसान है, इसमें क्या कंफ्यूजन है? इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, इससे आने वालों में कंफ्यूजन है। एन एफ आई एफ ए क्या हो गया जी, 500 माइनस 100 इज इक्वल टू 400। भाई जो पैसा आया फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, विदेशों से जो पैसा आया वो हो गया फ्रॉम अब्रॉड, तो वो पहले आएगा, और जो टू अब्रॉड है, जो विदेशों को चला गया, हमारा बाद में आएगा, उसको माइनस कर दो। 500 माइनस 100 इज इक्वल टू 400, दैट इज आवर एन एफ आई एफ ए। ठीक है जी, इस सिनेरियो में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, आप आराम से कर लेंगे। आगे देखें, सिनेरियो 2, यू आर गिवन फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 200 रुपये, पैसा जो इंडिया में आया वो था 200 रुपये, और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, ये जो पैसा गया चला गया वो था 600 रुपये। अब क्या करोगे आप कि जी, अब आएगा जी एन एफ आई एफ ए इज इक्वल टू, अब सीक्वेंस वही रहेगा, फ्रॉम वाला पहले और टू वाला बाद में, फ्रॉम वाला पहले और टू वाला बाद में। 200 माइनस 600 इज इक्वल टू -400। आप कभी भी इस 400 को प्लस नहीं लिख के आए कि गलती से आपने 600 माइनस 200 कर दिया तो 400 आ गया जी, प्लस का आप खुश हो गए। नहीं 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 नहीं, हमेशा पहले फ्रॉम वाली फिगर आती है, बाद में टू वाली फिगर आती है। तो 200 माइनस 600 इज इक्वल टू -400। तो ये कंफ्यूजन ना हो जाए आपको, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि फॉर्मूला बड़ा स्टैंडर्ड है कि हमेशा फ्रॉम वाली फिगर पहले आती है और टू वाली फिगर बाद में आती है। अब वो माइनस हो नेट का या प्लस हो, वो जैसा आएगा वैसा हम रखेंगे उसको अपनी तरफ से। ये ऐसा नहीं करेंगे कि बड़े में से छोटा वाला लेस करना, हमेशा ऐसा नहीं है, हमेशा फ्रॉम वाला पहले और टू वाला बाद में। और देखते हैं सिनेरियो 3, ये बड़ा जबरदस्त है, देखिए। अब एग्जाम में लिखा हुआ है क्वेश्चन जिसमें एक स्टेटमेंट आया, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड 300। अभी तक आपने पढ़ा कि हमेशा फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड होता है ना भाई, एन एफ आई ए ही तो होता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब यहाँ पे जो एग्जाम में लिखा हुआ है वो दोनों बातें नहीं लिखी कि फ्रॉम इतना है टू इतना है, या नेट भी नहीं लिखा है ना, एक बात लिखी है सिर्फ, क्या, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, हाँ 300 रुपये। अब इसका जो सॉल्यूशन है फैक्टर इनकम टू अब्रॉड का, अब इसमें फ्रॉम अब्रॉड की इन्फॉर्मेशन है ही नहीं है क्वेश्चन में, केवल इतना लिखा है, तो क्या करोगे आप? इसका आंसर आएगा जी एन एफ आई एफ ए इज इक्वल टू -300। क्यों? यहाँ पे टू अब्रॉड लिखा हुआ है, टू अब्रॉड का मतलब पैसा चला गया, आया तो कुछ नहीं, आने वाले की तो इन्फॉर्मेशन नहीं है, दैट मीन्स आने वाले को हम जीरो मानेंगे, और जो गया टू अब्रॉड हुआ, जो चला गया पैसा वो हमारा 300 लिखा हुआ है, तो जान अगर वो पैसा गया है तो माइनस में हो ना हमारे लिए, चला गया पैसा, इसलिए उसको एन एफ आई एफ ए इज इक्वल टू -300 लिखेंगे। ठीक है, बहुत ही ये बहुत केयरफुली करने वाला काम है। हमने हमने कैसे जज किया कि यहाँ पे माइनस का साइन आएगा? क्योंकि यहाँ पर टू लिखा हुआ है, देखो यहाँ पर टू लिखा हुआ है ना, इसलिए जज किया हमने कि यार ये तो माइनस की फिगर है, फ्रॉम तो है नहीं, यहाँ पे टू है केवल। ठीक है ना, तो ऐसे वाले स्टेटमेंट में हमेशा कंफ्यूजन करते हैं बच्चे, तो फिर वहाँ पे मिस्टेक होती है, तो आप ना करें ऐसा। सिनेरियो 4, अगर ऐसा दिया हुआ है आपको कि फैक्टर इनकम टू अब्रॉड और आगे लिखा हुआ फिगर में -200, मतलब बड़ी बदमाशी है एग्जामिनर्स की, वो एक्सप्लेन तो करता नहीं है, केवल एक चीज़ लिख के छोड़ देता है और आपकी दिमाग को टेस्ट करता है कि आप कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। अब यहाँ पे टू लिखा है, टू का मतलब पैसा गया, लेकिन फिगर लिखी है माइनस में, तो माइनस की फिगर तो मतलब क्या हुआ, पैसा आया। भाई माइनस को और माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो प्लस नहीं हो जाता, होता है ना। तो मतलब जो ये वाला टू है, देखिए ये वाला, इस टू का मतलब क्या है, माइनस का साइन। अब उस माइनस के साइन का इक्वल टू फिर माइनस लगा दिया, तो इधर का माइनस जब इधर जाएगा तो दोनों मिलके प्लस नहीं हो जाएंगे।
तो आप ये सोचो कि फैक्टर इनकम टू अब्रॉड इक्वल टू -200 लिखा हुआ है, तो इसका मीनिंग आपको क्या समझना है, किस तरह से ट्रीटमेंट करना है अपने आंसर में। आपको लिखना है जी NFIFA इज इक्वल टू +200। ये माइनस का नहीं रहा, टू ये प्लस का हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। क्यों? यहाँ भी माइनस है 2 के हिसाब से और यहाँ तो माइनस लिखा ही हुआ है, तो ये प्लस माना जाएगा। NFIA या NFIFA इज इक्वल टू 200, ये पॉजिटिव फिगर रहेगी ना कि नेगेटिव। तो ये चारों को आप पॉज करके वीडियो को इनको ध्यान से पढ़ो कि क्या दिया हुआ है और आंसर में हम लोग क्या यूज़ करेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होता है बच्चों को इसमें, और इस एक पॉइंट की वजह से पूरा सम गलत हो जाता है। 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर के क्वेश्चन में आपको आधा नंबर या 1 नंबर भी मुश्किल से मिलेगा, अगर तो आपने बाकी की चीज़ें ठीक से की हैं तो, वरना नहीं मिलेगा वो भी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा टॉपिक नंबर 2.7 आज कंप्लीट हुआ। इसकी टॉपिक नंबर 2.8 जो इस चैप्टर का है वो एग्जाम सीरीज होगी, उसको आप ज़रूर चेक करें। बहुत अच्छी क्वालिटी के क्वेश्चंस का कलेक्शन है उसमें आपकी प्रैक्टिस के लिए। और ऐसे ही हर चैप्टर के एग्जाम सीरीज हमने यहाँ पे डाले हुए हैं, आपको सारे एग्जाम सीरीज देखने चाहिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो, और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको इस वीडियो के बारे में क्या अच्छा लगा और क्या अच्छा नहीं लगा। इसके लिए हम लोग आपके कमेंट्स का वेट करते हैं। अब आपसे हम मिलेंगे टॉपिक 2.8 एग्जाम सीरीज ऑफ चैप्टर नंबर 2 में। तब तक बाय बाय।